हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज़ में। और इस महासीरीज़ का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपकी जो समग्र तैयारी करवाई जाए, उस तैयारी को एकदम रणनीतिक तरीके से। और रणनीतिक का मतलब ये है दोस्तों, हम हर बार ये शब्द बोलते हैं, रणनीतिक का मतलब है कि आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट, फैक्ट, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए, और उसको हम आपको पूरी तरह इसमें विथ नोट्स के साथ, वीडियोस के साथ और गाइड करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमको पढ़नी चाहिए। पॉलिटी इसमें से हम अपने से पढ़ रहे थे, और हम यहाँ जो पॉलिटी पढ़ रहे थे, ये पॉलिटी हम GS 2 के तो लिए पढ़ ही रहे हैं, साथ जिसकी PSIR ऑप्शनल है उसके पेपर 2 के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग भी ये पॉलिटी है। बिल्कुल वहीं से, क्योंकि मेरे जो नोट्स थे ऑप्शनल के उसी में से मैंने लिए। और एक चीज़ और, इसको प्री के लिए, प्री में इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको बहुत अच्छे से धैर्य से पढ़ें। काफ़ी समय से हमने बीच में इसको छोड़ दिया, लेकिन अब विद इन ए वीक हम कोशिश करेंगे कि इसको सारे वीडियोस कंप्लीट कराया जाए। पॉलिटी को कंप्लीट करें, क्योंकि इकोनॉमी को हमने कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी को कंप्लीट करें। हिस्ट्री, इधर हमारी ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद हम हिस्ट्री चालू करेंगे। IR के वीडियोज भी आपको दिए जाएंगे कंटिन्यू, IR के कुछ रिकॉर्डेड वीडियो वो आपको दे दी जाएंगे। तो हम आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं, इनको जनवरी तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ताकि आप अच्छे से मेंस के लिए भी तैयार हो जाओ। और अब हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको शेयर करेंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो आप डेली 1-1, 2-2 क्वेश्चन लिखो, ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू चलती रहे। तो इसी उद्देश्य से हम अब ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इन चीज़ों को देखें और समझें। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत जो संघवाद सिस्टम पढ़ रहे थे, इसके 4 वीडियो हो चुके थे, 5वां वीडियो है संघवाद का। यानी कि तो संघवाद में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। आज संघवाद का एक नया रूप आपको संघवाद का आपने देखा होगा अभी तक, प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, ठीक है ना। एक संघवाद का यानी कॉम्पिटिटिव, एक रूप देखा होगा आपने फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरल, ये क्या होता है। लेकिन संघवाद का एक और रूप है जो लगभग बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, वो है एसिमेट्रिक संघवाद। एसिमेट्रिक संघवाद का मतलब विषम संघवाद। इसको थोड़ा समझो तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखो, दुनिया के अगर संघवाद की मैं बात करूं, संघवाद कहता है संघ व उसकी इकाइयों के बीच में स्वायत्तता और समकक्षता, ये 2 शब्द मैं हर जगह बोलता हूं, अर्थात शक्तियों का विभाजन। संघीय व्यवस्था की मेन विशेषता ये होती है कि वहाँ संघ यानी कि और उसकी इकाई, जैसे भारत में स्टेट है और संघ यानी केंद्र है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो और एकदम ये ऑटोनोमस और एकदम इक्विवेलेंट हो, वो संघीय विशेषता। अगर हम भारतीय संघीय विशेषता में देखेंगे तो भारतीय संघीय विशेषता में बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ संघ भी है और राज्य है, लेकिन हमने जो संघीय विशेषता ली है वह खास ली है कनाडा से। और कनाडा के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे, राज्यों से। अर्थात हमें सही बात तो है कि हमने केंद्र राज्यों को अपनाया है, उनमें केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, परंतु हमारा संघवाद कनाडा के संघवाद से एकदम अलग हो जाता है। अलग हो जाता है कैसे? क्योंकि हमारे संघवाद का एक रूप और है, और वो है विषम संघवाद। और विषम संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरल, विषम संघवाद का मतलब है कि हमारे यहाँ केंद्र व राज्य तो स्वायत्त तो समकक्ष है, परंतु हमने कुछ राज्यों के लिए विशेष शक्तियां दी है, विशेष स्पेशल पावर। और इस स्पेशल पावर से हमने उन राज्यों को केंद्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, अर्थात उनको इतनी ज़्यादा पावर दे दी कि वो राज्यों की स्वायत्तता और समकक्षता से भी ऊपर चले गए। और यही विशेष पावर, ये राज्यों की विशेष शक्तियाँ हैं, यही विषम संघवाद का उदाहरण। जबकि ऐसा प्रोविज़न कनाडा में नहीं है। कनाडा में किसी राज्य को विशेष प्रोविज़न नहीं है, जबकि भारत में संघीय ढांचे को एकदम अलग अपना है। और यहाँ कुछ राज्यों को, यानी कि राज्यों के बीच में विषमता कर दी, अर्थात कुछ राज्यों को हमने विशेष सुविधाएं देती ताकि वास्तविक संघीय ढांचे को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अमेरिका ने सभी राज्यों को समान रखा है। यदि हम भी सभी राज्यों को समान रखते तो हमारे यहाँ एक समस्या आती कि नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य कैसे अपना विकास करते। इसलिए हमने उनको विशेष सुविधाएं दी है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वायत्तता बनी रहे।
और यही स्वायत्तता, यही विशेष सुविधा ही विषम संघवाद कहलाती है। तो विषम संघवाद एकदम अलग हो जाता है संघीय ढांचे से, और भारत इसी आधार पर भारतीय संघीय ढांचा दोस्तों कनाडियन संघीय ढांचा से अलग हो जाता है। हालांकि हमारा संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है, लेकिन इस प्रोविजन के आधार पर हमारा संघीय ढांचा कनाडियन संघीय ढांचा से एकदम अलग हो जाता है। तो कहीं भी ये शब्द आए आपके मन में तो ध्यान रखना, क्योंकि हमने राज्यों के बीच में भी असमानता की है, कुछ राज्यों को हमने विशेष सुविधा दी है। पहले अगर देखें तो हम आर्टिकल 360 के 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को, हालांकि वो हटा दिया अभी, लेकिन जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी है नहीं दी। इसी प्रकार आर्टिकल 371A से लेकर के J तक हमने अलग अलग राज्यों को विशेष सुविधाएं दे रखी है, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर सबको। इसके अलावा आपकी 5th शेड्यूल है जिसमें आपने अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष सुविधाएं दे रखी है। 6th शेड्यूल है, इसमें आपने असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इनको भी सब, इनमें 6th शेड्यूल के अंतर्गत कुछ क्षेत्र है जिनको जिला शासित परिषद के रूप में घोषित किया है, वहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं, वहाँ पंचायत को ज़्यादा पावर है। तो ये जो विशेष सुविधा है, ये विशेष सुविधा ही विषम संघवाद का एग्जाम्पल है। तो इसलिए ध्यान रखना, भारतीय संघीय ढांचे के बारे में बोला जाता है, जैसे MP सिंह, ध्यान रखना ये उसके लिए होता है जो PSIR का ऑप्शनल लिखता है तो उसको कुछ कोट करना पड़ता है उन्हीं के लिए। हालांकि इसको GS वाला लिख सकता है, लेकिन नाम को डाले नहीं, बस वो डायरेक्टली लिख सकता है कि भारतीय संघवाद में नृजातीय व्यवस्थाओं का समायोजन किया गया है। नृजातीय व्यवस्था यानी कि लोगों की भाषा, धर्म, उनकी संस्कृति, इनकी पहचान, यानी समाज के सबसे कम लोगों की, देखो समाज में अगर बहुसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति अपने आप बनी रहेगी, लेकिन समाज में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी नस्ल, उसकी विशेष उसको बचाए रखने के लिए हमारे आप देख सकते हैं नगा निर्जाति समूह है, मणि है, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में असमी लोग, बोडो, अलग अलग निर्जाति समूह, और हर निर्जाति समूह को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उनको विशेष सहायता दी गई है। इसलिए भारतीय संघवाद में निर्जाति व्यवस्था का समायोजन किया गया। भारतीय संघ पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अत्यधिक प्रभाव है, क्योंकि 1935 के अधिनियम में ही अंग्रेजों के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए विशेष सुविधाएं दे दी, और यही विशेष सुविधाएं आपके एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। इसलिए 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची का जो उल्लेख मिलता है वो इस बात का संकेत है कि हमने जनजातीय क्षेत्रों के विशेष अधिकारों को बनाए रखने के लिए उनको विशेष सुविधाएं दी, ताकि उनकी विशेष पहचान बनी रहे, उनकी अपनी विशेष संस्कृति बनी रहे। और इसीलिए सरकार के द्वारा 371 के अंतर्गत भी नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए, और नागालैंड के अतिरिक्त मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के लगभग 7-8 राज्य उनको अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उनकी पहचान बना रखें। ठीक है। इसके बाद 5th शेड्यूल आप जानते हैं। 5th शेड्यूल का मतलब है कि वो जनजातीय क्षेत्र जो गैर पूर्वोत्तर के हैं, जिनमें लगभग 11 राज्य आते हैं, 11 राज्य, जहाँ पर मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जहाँ जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा होती है, विशेष रूप से गैर पूर्वोत्तर में। गैर पूर्वोत्तर के अतिरिक्त भारत का सामान्य भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा है, उस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखा जाता है और उसे जनजात अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसूचित क्षेत्र। और किसके अंतर्गत? 5th शेड्यूल के अंतर्गत। अब इसमें ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाता है, हटाया जाता है, परंतु ऐसा करते समय वह राज्यपाल की सलाह लेता है। ध्यान रखना, राज्यपाल उसको रिकमेंडेड करता है कि भाई इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है और 5th शेड्यूल में उसको डाल देता है। जैसे ही उसको 5th शेड्यूल में डालेगा, उसके अंतर्गत एक जनजातीय परिषद बन जाएगी, अलग से एक जनजातीय परिषद उसका प्रशासन संभालेगी। और इस जनजातीय परिषद उस जनजातीय क्षेत्रों के 3/4 सदस्य होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि, यानी कि उस जनजाति के कोई MP है, कोई मान लो 1 MLA है, 2 MP है, तो उनसे मिलकर के एक तो उसकी परिषद में 3/4 सदस्य होंगे, 1/4 सदस्य उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि पेशा एक्ट यहीं पर लागू होगा। पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, जो पेशा एक्ट 1995 आया था, वो एक्ट इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है, 5वीं शेड्यूल के क्षेत्रों में लागू होता है, क्योंकि या 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता। इसलिए क्यों? क्योंकि पेशा के अंतर्गत पंचायत को और ज़्यादा शक्ति दी गई है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर पंचायत इनकी मेन व्यवस्था है, जो इसको बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ध्यान रखना,
जनजातीय परिषद में राज्यपाल को ज़्यादा पावर होती है, यानी कि राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि संसद या विधानमंडल की ओर से अगर कोई भी विधि इन जनजातीय क्षेत्रों में लागू करनी होती है उसके लिए गवर्नर की सहमति लेनी पड़ती है। बिना गवर्नर की सहमति से कोई भी विधि यहाँ पर लागू नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। और जनजातीय क्षेत्रों के परिषद है, इससे कई कार्य होते हैं। जैसे पेशा के अंतर्गत इनको बहुत सारे अधिकार है जो हम पेशा में जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्यपाल को ऐसे कार्य करने की भी सलाह दे सकती है जो जन कल्याण के लिए जरूरी है। ये जनजातीय परिषद इस क्षेत्र का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव संभालती है और राज्यपाल की सलाह से ये यहाँ पर काम करती है। और ध्यान रखना, 5वीं सूची को अगर जोड़ना है, घटाना है या उसमें कोई संशोधन करना है, वो सामान्य संशोधन माना जाएगा। 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, पक्का याद कर लो, प्री में क्वेश्चन आता है। तो 5th शेड्यूल एक तरह से विशेष सुविधाएं देता है जनजातीय क्षेत्रों की, और वो जनजातीय क्षेत्र जो गैर पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं उनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत विशेष सुविधाएं दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, इस जनजातीय परिषद में नॉर्मली MP MLA होता है जनजाति के, लेकिन इनका अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं कोई उनको चुनते नहीं अलग से, वो MP MLA होंगे, वही इनके सदस्य हो जाते हैं, और 1/4 सदस्य उनको राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। इसके अलावा आते हैं 6th शेड्यूल, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो 5th शेड्यूल की जनजाति है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी जनजाति है, जो नॉर्मली अगर मीना ट्राइबल देखें, हम भील ट्राइबल देखें, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो 11 राज्यों में आती है, लेकिन 11 राज्यों की ट्राइबल है सोसाइटी से जुड़ी हुई है। हालांकि आती ट्राइबल में, लेकिन सोसाइटी से जुड़ी हुई है, जहाँ पर 5th शेड्यूल के अंदर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइबल जो सोसाइटी से नहीं जुड़ी हुई, वो एकदम अलग है, इसलिए इनको 6th शेड्यूल के अंतर्गत विशेष प्रोविजन किया गया था। नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों को 6th शेड्यूल के अंतर्गत विशेष प्रोविजन किया गया। क्यों? क्योंकि इन जनजातियों का सामाजिक जुड़ाव नहीं है। जैसे अगर बात करेंगे भील, तो उसका सामाजिक जुड़ाव है। जैसे मीना जनजाति है, उसका तो पूरा सामाजिक जुड़ाव है, वो बहुत, तो ये जनजाति है, लेकिन ये ट्राइबल सोसाइटी जुड़ी हुई है। परंतु अगर हम बात को करें बोडो, नगा और मणि, मिसवी, ये ऐसी जनजातियाँ हैं ये सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की जनजाति अन्य जनजातियों से 16 भिन्न हो जाती है। दूसरा, ये परंपरागत और आज भी आदिम स्थिति में रहते हैं। आज भी लोग जंगलों में रहते हैं, खेती करते हैं, नॉर्मली उसमें रहते हैं। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और यहाँ निर्जातीय संघर्ष आपने देखा होगा, बोडो नगा संघर्ष चलता रहता है, या बोडो के अंतर्गत यहाँ पर संघर्ष चलता रहता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए निर्जातीय संघर्ष भी यहाँ चलता रहता है। और इनकी सांस्कृतिक स्वायत्ता, क्योंकि अपनी संस्कृति को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, उसके प्रति ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनके लिए विशेष प्रोविजन करने पड़े। इनको सामान्य जनजातियों से अलग रखना पड़ा, क्योंकि इनकी स्थिति एकदम अलग है। और इसलिए 6th शेड्यूल के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM, ध्यान रखना, असम, मेघालय और ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य नहीं, 4 राज्यों में 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट की गई है, जिसके अंतर्गत स्वायत्त शासी परिषद, ध्यान रखना, यहाँ क्षेत्रीय परिषद, जनजातीय परिषद नहीं होती, बल्कि स्वायत्त शासी परिषद होती है। और इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त शासी परिषदों का गठन किया गया है, जिसमें असम के कितने हैं? 2, मेघालय के कितने? गारो खासी जयंती 3, और त्रिपुरा के कितने? त्रिपुरा का कितना है इसमें? 1, और इसके अलावा मिजोरम के 3, सॉरी इसमें असम के भी 3 है। असम, मेघालय और मिजोरम, इनके तो 3 है, और त्रिपुरा का 1, टोटल कितने हैं? 10 स्वायत्त शासी परिषद है। लेकिन ध्यान रखना, 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो क्षेत्रीय जो जनजातीय परिषद को पावर है, उससे ज़्यादा पावर इनके पास है। कैसे? ध्यान रखना, इनको लॉ मेकिंग, कानून बनाने की पावर है, ऐसी जनजातीय परिषद के पास नहीं होती। जबकि 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो शासी परिषद है, उसको कानून बनाने की पावर है। क्या? वो अपनी लैंड, अपनी कृषि, अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ, इससे संबंधित विषयों पर लोकल एरिया के लिए कानून बना सकती है। विवाह, तलाक, साहूकारी व्यवस्था, इससे संबंधित विशेषताओं पर तलाक मतलब क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार इनको ये पावर क्यों दी गई है? बिकॉज क्योंकि इनकी परम विवाह, तलाक और ये विशेषता है एकदम अन्य ट्राइबल की तुलना में अलग होती है, और हर ट्राइबल की एकदम अलग विशेषता होती है, और हर ट्राइबल अपनी वैवाहिक पद्धति, अपनी जो दीवानी अधिकार है उनको अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहता है। इसलिए उनको स्वायत्ता रखने के लिए सारे कानून उनको बनाने का अधिकार दे दिया। भाई आप अपने हिसाब से बनाओ। इसके अलावा साहूकारी विशेषता, क्योंकि आपको पता है लोगों ने ज़्यादा ब्रिटिश काल के टाइम पर भी, वर्तमान में लोग जाकर ट्राइबल एरिया की ज़मीन खरीद के उनको ब्याज में फंसा देते थे, इसलिए उनको ब्याज से कंट्रोल करने के लिए बाहर से किसी और को क्या नहीं दे सके, किसी प्रकार का कोई लोन ना दे सके लोग, इसलिए साहूकारों से रोकने के लिए इनको ही पावर दे दी कि आप कानून बनाओ, साहूकारों को अगर रोकना है तो रोक दो। इसके अलावा राज्यपाल, ध्यान रखना, लेकिन एक कानून तो बनाते हैं, लेकिन इनके कानून की अगर किसी प्रकार चेंज है
उसको गवर्नर कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत गवर्नर को बहुत सारी पावर होती है। प्रशासनिक अगर देखें तो ये कार्यकारी परिषद होती है, इन परिषदों पर कार्य की निगरानी, यानी कि ये जो परिषद होती है इनका बजट जो मिलता है उसकी निगरानी भी रखती है। न्यायिक कार्य क्या है इनके पास कि ये ग्रामीण और जनपद परिषद न्यायालयों का गठन किया। यहाँ पर ग्रामीण लेवल पर और जनपद लेवल पर कोर्ट बनाए गए और ये एक तरह से कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भांति काम करते हैं। इन कोर्टों के विरुद्ध डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट में ही की जा सकती है, नीचे अपील नहीं की जा सकती। अर्थात ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह स्वायत्त शासी परिषद एक न्यायपालिका के रूप में काम करती है। यहाँ पर एक कोर्ट होता है और वो यहाँ के विवादों का निपटान करता है, न केवल दीवानी मामले बल्कि दोस्तों आपराधिक मामलों का भी निपटान करता है और उसके विरुद्ध अपील डायरेक्ट कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट। इसलिए इसके अलावा इनको वित्तीय शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखना, 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत 6ठी शेड्यूल वाले जो स्वायत्त शासी परिषद होते हैं उनको शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। ये लोकल लेवल पर टैक्स लगा सकती है और खानों पर रॉयल्टी लगा सकती है। और इनमें किसी प्रकार ध्यान रखना, 6th शेड्यूल के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का हमें चेंज करना है तो इसके लिए हमें सामान्य विधि से ही चेंज हो सकता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ कनाडियन संघ से बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि कनाडियन संघ से प्रभावित तो है लेकिन तुलनात्मक रूप से अलग है, क्योंकि हमने विविधताओं को भी जीवित रखा है, इसलिए हमने विशेष स्वायत्ताएं दी है और इसलिए हमारा संघवाद विषम संघीय संघवाद कहलाता है। तो जब भी विषम संघीय संघवाद का क्वेश्चन आए तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि भारत में अगर इसका हम एक क्वेश्चन आपके सामने बनाई दें मेंस का क्वेश्चन, तो आप एक क्वेश्चन इसमें मेंस का लिख ही लो और क्वेश्चनों को लिखा करो कि विषम संघवाद क्या है, यह है किस तरह भारतीय संघीय ढांचे को कनाडियन संघीय ढांचे से अलग करती है तथा भारतीय विविधता हेतु इसके महत्व को समझाइए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन 250 शब्दों में, बिल्कुल स्टेट पीछे से डायरेक्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन आएगा और यूपीएससी हो सकती है इसकी टर्मिनोलॉजी या इसकी क्वेश्चन की टून वो चेंज कर सकती है, बाकी इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी। इसके अलावा दोस्तों आपने यूनियन टेरिटरीज पढ़ी होंगी और स्टेट, जो हमारा एमपी यूपी जो स्टेट है, ये इनके बीच में आखिर का अंतर क्या होता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेसिक सा अंतर अगर आपसे कोई पूछे तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। देखो, स्टेट संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है, संघवाद के अंतर्गत आता है, संघवाद के अंतर्गत, क्योंकि स्टेट संघ के समकक्ष होते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी दिल्ली, या हम कह सकते हैं दिल्ली को चलो विशेष पावर दे दी थोड़ी बहुत, अलावा चंडीगढ़, या हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार, ये यूनियन टेरिटरीज है, ये संघ सरकार के समकक्ष नहीं बल्कि उसके अधीन आती है। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, आप चंडीगढ़ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, अंडमान पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, क्योंकि ये इनके अधीन आती है, जबकि राज्य क्या होते हैं इनके समकक्ष। दूसरा, राज्यों को अपनी शक्तियाँ संविधान से मिलती है, अनुसूची शेड्यूल 7 से, जबकि यूनियन टेरिटरीज को शक्तियाँ संसदीय कानून से दी जाती है, चाहे दिल्ली के लिए कानून आया हो, चाहे चंडीगढ़ के लिए कानून आया हो, चाहे अभी जम्मू कश्मीर के लिए भी कानून आया हो, कानून के माध्यम से इनको शक्ति दी जाती है, संविधान में इनके लिए शक्तियाँ नहीं होती, ठीक है। इस राज्यों के लिए शक्ति का विभाजन संवैधानिक है और प्रशासनिक है, जबकि केंद्र यूनियन टेरिटरीज में शक्तियों का विभाजन प्रशासनिक नहीं, संवैधानिक नहीं बल्कि प्रशासन चलाने के लिए उनको शक्तियाँ दी गई है बस। इसमें गवर्नर, ध्यान रखना, राज्यों में गवर्नर का मुख्य कार्य संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करना होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में उपराज्यपाल का मेन काम सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट करने के रूप में रहता है। इसलिए दिल्ली का गवर्नर डेली केजरीवाल से लड़ाई करता रहता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और वहाँ वो सेंटर का एजेंट के रूप में काम करता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अंतर है, तो बेसिक अंतर इसके इन कीवर्डों के आधार पर पता ना, तब जाकर के लगेगा कि आप थोड़े पढ़े लिखे। तो अब आप सोचो, पहले जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर था, अब आप एक अनुमान लगाओ, पहले जम्मू कश्मीर था, इसको 370 था, तो ये इस लेवल पे था,
यानी विशेष। राज्य जम्मू कैसा था, राज्य जम्मू विशेष था, लेकिन एक झटके में इसको राज्य नहीं बल्कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और राज्य होता थोड़ी बहुत स्वायत्ता होती, इसको यूनियन टेरिटरी बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बना दिया। तो जम्मू कश्मीर को देखो एकदम कितनी ज़बरदस्त तरीके से डाउनग्रेड किया गया। अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रोविज़न है वो हट गया 370 के अंतर्गत, इसकी बेसिक चीज़ें हटा दी। लेकिन कई बार हो सकता है अभी तक क्वेश्चन पेपर ने पूछा नहीं, इसकी एक आलोचनात्मक, इसके हटाने की प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा देख सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को अपने विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इसमें केवल विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, ध्यान रखना, जब हमारे यहाँ जब सभी रियासतों को विलय किया जाता था, 2 डॉक्यूमेंटों पर उनको हस्ताक्षर करना था। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर और एक था पार्ट ऑफ इंडियन या विलय पत्र। कई राज्यों ने सब जगह विलय पत्र और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर दोनों पर कर दिया, लेकिन कुछ राज्य जम्मू कश्मीर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। इसी वजह से जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय नहीं किया गया। तो बाद में इसको विशेष स्वायत्ता दी गई, और विशेष स्वायत्ता में बोली कि संघ का केवल 3 लेवल से यहाँ पर अधिकार होगा, रक्षा, विदेश और संचार, इन पर संघ का अधिकार होगा, बाकी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दिया। अब इंस्ट्रूमेंट और मर्जर क्यों नहीं किया गया, आपको पता है कि कबीलाई आक्रमण हो रहा था, अशांति बनी हुई थी। भारत इस मामले में यूएनओ में ले गया, तो ऐसी स्थिति हम डिसीजन नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तान का इसमें मामला फंस गया था। और जनमत संग्रह पेंडिंग था, क्योंकि यूएनओ ने डिसीजन दिया कि जनमत संग्रह के आधार पर इसमें क्या होगा, ये भारत या पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा, तो उसके आधार पर। लेकिन आज तक जनमत संग्रह हुआ नहीं। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ के राजा के द्वारा भारतीय जन संघ में इसको शामिल किया गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष स्वायत्ता दी गई। और विशेष स्वायत्ता में सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से संविधान बनाया गया, जो वहाँ की जब संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ठीक है। और वहाँ का गवर्नर का पद को कहते थे सदर ए रियासत, और वहाँ के मुख्यमंत्री को बोलते हैं वजीर ए आलम। ध्यान रखना, वजीर ए आलम को, जैसे पाकिस्तान का जो पीएम होता है उसको बोलते हैं वजीर ए आलम। वजीर ए आलम का मतलब प्रधानमंत्री। अब आप मान सकते हो कि जम्मू कश्मीर के सीएम को वजीर ए आलम बोलते थे, इक्विवेलेंट था पीएम। इतनी ज़्यादा पावर दी गई थी इसको। इसके अलावा गवर्नर का शासन लगता था, ध्यान रखना, अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता था। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 35। यहाँ पहले गवर्नर का शासन लगेगा, 6 महीने तक गवर्नर का शासन लगेगा। इसके बाद भी यदि वहाँ आपातकाल लगाना है तो उसके बाद वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पहले के प्रोविजन अब तो हटा दिए हैं सारे। दूसरा, स्थायी निवासी परिभाषित करने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास है। ये था कि किसी स्थायी निवासी घोषित करना है। कौन स्थायी निवासी होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी कि जम्मू कश्मीर के पुरुष यदि बाहर की किसी महिला से शादी करें तो उसको तो हम स्थायी सदस्य मान सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं यदि किसी बाहर के पुरुष से शादी करें उसको स्थायी निवासी नहीं मान सकता। ये बहुत भेदभावपूर्ण तरीका था, अब इसको हटा दिया गया। यहाँ ST SC के लिए कोई आरक्षण की विशेषताएं नहीं थी। यहाँ संपत्ति का अधिकार भी लागू नहीं था। क्यों? क्योंकि इसलिए लागू नहीं था क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, संसद का कानून है तभी लागू होगा जब वहाँ की विधानसभा के द्वारा उसको लागू किया गया हो। तो बहुत सारे कानून वहाँ की विधानसभा ने लागू नहीं किए थे। इसकी वजह से आज ज़्यादातर लोगों को तो अधिकार ही नहीं मिले थे, लेकिन अब चूंकि हटा दिया इसलिए अभी झंझट खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ इसमें यह आता कि इतनी स्वायत्ता दी गई, उस टाइम पर भी संसद ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना इसमें चालू कर दिया। 1954 में राष्ट्रपति ने 35A जोड़ा गया, इसके बाद भी ये हटा दिए। कई बार इसमें कैग, UPSC इलेक्शन कमीशन, इनका भी विस्तार कर दिया। ऐसे करके धीरे धीरे इस पर कंट्रोल किया गया था। अब इसमें यह कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर हम बात करें, संसदीय विधि का आपको पता है कि जम्मू कश्मीर संसदीय विधि पहले तभी लागू होती जब वहाँ की विधानसभा उसको परमिशन दे देती थी। अब ऐसा मामला हट गया है। और इसके अलावा 370 का ये प्रावधान था कि ये सामान्यतः माना गया था कि जो 370 जोड़ा गया है संक्रमणकालीन प्रावधान है, कुछ टाइम बाद इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हट नहीं पाया। बाद में अभी इसको हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। लेकिन 370 की हटाने की प्रक्रिया और संघीय ढांचा कैसे इसमें स्थिति खराब होती है। क्या ये 370 को हटाना है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना संघीय ढांचे के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन विद्यमान था। ये उस टाइम की बात है कि राष्ट्रपति, उसके बाद कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। अर्थात ध्यान इसमें हटाने की प्रक्रिया कई कार आलोचना करते हैं। आलोचना इस आधार पर करते हैं कि उस समय ये बोला गया कि अगर जम्मू कश्मीर को ये हटाना है विशेष प्रोविजन, तो इस विशेष प्रोविजन को हटाने के लिए वहाँ की संविधान सभा की सहमति लेनी पड़ेगी।
इसके बिना नहीं हटा सकते। लेकिन दोस्तों संविधान सभा तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब संविधान लागू हो गया उसके बाद संविधान सभा तो था ही नहीं। जम्मू कश्मीर संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी अलग से, तो उसकी सहमति लेनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर संविधान सभा तो थी नहीं, वो तो खत्म हो गई। तो इस आधार पर तो कभी हटता नहीं। तो सरकार ने क्या किया, कुछ चीज़ें चेंज करी। सरकार ने क्या किया, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया। राष्ट्रपति शासन के बाद ये बोला गया कि राष्ट्रपति शासन लगाया, राज्यपाल की सहमति से ली गई। अब देखो ये कहा गया कि देखो राज्यपाल की सहमति वहाँ की क्या है, देखो अब संविधान सभा है, संविधान सभा नहीं थी तो उन्होंने विधानसभा को वहाँ की संविधान सभा के रूप में परिभाषित किया, लेकिन विधानसभा भंग थी क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो विधानसभा जब भंग होगी तो ऐसी स्थिति में लिखा था कि राज्यपाल उसकी सहमति दे सकता है, तो इन्होंने अपना राज्यपाल रखा, उससे सहमति दिवा ली और ड्यू प्रोसीजर उसको हटवा दिया। इस आधार पर सरकार कहना था कि हमने भाई जो प्रोसीजर था उसको पूरा फॉलो किया, अर्थात 370 की समाप्ति के लिए संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं। कई लोग आलोचना करते हैं कि इसके लिए संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रक्रिया में कहा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक संसद में आने से पहले उसको संसदीय सूची में डाला जाता है, उसको 15 दिन पहले सबको लिस्टिंग की जाती है और तब उसको पटल पर रखा जाता है। लेकिन इसमें तो आपको पता है श्री अमित शाह जी आए थे, सुबह आए थे और शाम को इसको पारित करवा के चले गए। किसी को पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर का वाला हटाने वाला प्रोविजन आएगा। इसलिए कहा जाता है कि इसको इतनी जल्दी में पारित किया गया इस बिल को कि अच्छी से बहस नहीं हो पाई, जो संसदीय शासन के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरी बात, भारत में अनेक केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में बदला गया। आप लोग मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज थे जिन्हें बाद में स्टेट के रूप में बदला गया। अगर दोस्तों आप बात करें कई, जैसे अगर नॉर्थ हिमाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ये सारे यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया। तो यूनियन टेरिटरीज को स्टेट के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब है उसकी पावर बढ़ जाना, संघीय ढांचा मजबूत हो जाना। क्योंकि पहले यूनियन टेरिटरी था तो संघ के कंट्रोल में था, लेकिन जैसे उसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए आपको पता है अरविंद केजरीवाल बार बार लगे रहते दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी से बदलने वाला नहीं है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उसकी सारी पावर उसके पास आ जाएगी। आज बेचारे के पास पुलिस की पावर नहीं है, आज बेचारे महत्वपूर्ण मुद्दे तो उसके पास है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी दिल्ली में आपने देखा होगा, जब भी दिल्ली में कोई घटना होती है केजरीवाल बोलता है हम कैसे बचाएं, हमारे पास तो पुलिस ही नहीं है। इस प्रकार क्यों? क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा है। एक्चुअली में उसको अगर स्टेट का दर्जा मिल जाता तो उसकी पावर बढ़ जाती। तो इसलिए सामान्य स्थिति हुई कि स्टेट की हमेशा हमने ये किया कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला, अर्थात हमने संघ ढांचे को मजबूत किया। लेकिन जम्मू कश्मीर तो एकदम उल्टा हो गया, बेचारों को पहले इतनी ज़्यादा स्वायत्ता थी, उसको स्वायत्ता छोड़ो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए ये एक अलग बात है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि 370 को हटाने के पीछे पक्ष में क्या तर्क थे। तो दोस्तों पक्ष में एक तर्क था भूसामरिक, एक सामरिक। अगर हम देखें भारत का, देखो भारत का असली कहानी अगर आप लोग जानते होंगे, हालांकि जब 370 का मुद्दा आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ को पहले से देखे होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटाने के पीछे हमारा मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था। इसका मुद्दा था हमारा स्ट्रेटजिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना। क्योंकि दोस्तों ये जम्मू कश्मीर है, इधर पीओके है, इधर चाइना है, और यहाँ हमने एक जम्मू कश्मीर दे रखा था, और जम्मू कश्मीर पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल ज़्यादा था नहीं। जो इतना महत्वपूर्ण डिस्प्यूटेबल जोन था और उसी पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, तो ऐसी स्थिति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा था। इसलिए सरकार ने बोला इसको राज्य नहीं, इसको डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी में लाओ, जिससे कि डायरेक्ट ये अमित शाह जी के कंट्रोल में आ जाए, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आ जाए। और जब होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आया तो उसके बाद तो आपको पता है कि तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए सामरिक दृष्टि से ये जरूरी था कि जम्मू कश्मीर जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक क्षेत्र था, इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी था। दूसरा, कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे का फायदा केवल कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ था, जम्मू का जो इसका लद्दाख वाला एरिया उसके लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। लद्दाख में जो भौगोलिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं, ST SC के, वहाँ पर उनको रिजर्वेशन ही नहीं मिला। तो जन कल्याण की दृष्टि से भी इसका हटाया जाना उचित है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के जो अल्पसंख्यक है, ST SC है, उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई, और जम्मू कश्मीर के इसी विशेष सुविधा की वजह से यहाँ पर निवेश नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर स्थायी बसने का अधिकार नहीं था, यहाँ पर ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए बाहर से कोई कंपनियाँ सेटअप नहीं होती थी। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास भी ज़्यादा नहीं हो पाया। इसलिए ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर को हटाया जाना बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस यूज करते टाइम हमें संसदीय प्रक्रिया का ढंग से पालन करना चाहिए था। 10-15 दिन पहले बता देना चाहिए। लेकिन अगर हम एक झटके से यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें तो ये बात सही है। अगर हम पहले ये मुद्दे को ओपन कर देते तो हो सकता है जम्मू कश्मीर दंगे हो जाते, हो सकता है अशांति फैल जाती। तो इसलिए अगर देखा जाए तो एट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये बढ़िया है कि हटा दिया, अब मामला ठीक है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम संघीय ढांचे की बात करें तो हमारे सामने एक मुद्दा आप शुरू से पढ़ते होंगे, 1947 से लेकर के आज तक हमेशा राज्य और संघों के बीच में डिस्प्यूट रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच में राज्यों और संघों के बीच में डिस्प्यूट रहा है। उन मुद्दों को समझो, ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी के, तब तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के, स्टेट में अगर बैठी है अपनी कांग्रेस की सरकार या स्टेट में बैठे अपनी दीदी की सरकार, तो वहाँ डिस्प्यूट पैदा हो जाए, क्योंकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट वह कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और स्टेट अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएगी। इसी तरह से शुरू से लेकर आज तक हमारे संघीय ढांचे में कुछ मुद्दे थे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहे। एक मुद्दा है गवर्नर का, एक मुद्दा है वित्तीय स्वायत्तता का, एक शक्ति विभाजन का, एक अंतर्राज्यीय परिषद और एक है। अब इनको एक एक को देखते हैं। देखो, गवर्नर का मुद्दा है, गवर्नर को दो चीज़ की गई है कि गवर्नर है ये संवैधानिक प्रधान है और एक एजेंट। तो राज्यों का ये मानना है कि गवर्नर संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करे, ना कि एजेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि एजेंट के रूप में करके ये केंद्र के लिए हमारी स्वायत्तता को सीमित कर देता है। जैसे 356 में कई बार गवर्नर ने मिसयूज किया। किसी राज्य में अगर कोई छोटी सी बात पर गवर्नर की बात नहीं मानी जा रही, गवर्नर बोलेगा 356 लगा दो। गवर्नर की भूमिका है कि गवर्नर को संवैधानिक पद दिया गया है, लेकिन रहता क्या है? एजेंट के रूप में। इसको लेकर के आप देखते होंगे अभी केरल में डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नर को लेकर के। थोड़े दिन पहले जम्मू, ये हमारे अभी उपराष्ट्रपति बने जो पहले इसमें थे बंगाल में, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। तो धनखड़ जी थे वहाँ पर, तो गवर्नर की भूमिका को लेकर के डिस्प्यूट चलता है। इसलिए स्टेट बोलते हैं भाई गवर्नर को जो हमने संवैधानिक पद दिया है तो हमें कंट्रोल क्यों करता है? संवैधानिक पद के अकॉर्डिंग ये है कि गवर्नर राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं करता। गवर्नर कई बार इसका मिसयूज करता है। दूसरा, 5th और 6th शेड्यूल बोला, 5th 6th शेड्यूल तो हमारे हैं और अपने पावर दे दी गवर्नर को। इसको लेकर के भी राज्य बहुत खपा रहते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रधान, गवर्नर जब राज्य का संवैधानिक प्रधान है तो उसको राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में। और केंद्र राज्यों के बीच में गवर्नर का मुख्य रोल केंद्र राज्यों के बीच में समन्वय का है, ना कि केंद्र का पक्षपात करने का। ठीक है। और केंद्रीय प्रतिनिधि है कि 5th 6th शेड्यूल के अंतर्गत गवर्नर को विशेष सुविधा दी गई है। इसलिए गवर्नर इतना इंपॉर्टेंट पद है, और यही गवर्नर जब राज्यों के साथ भेदभाव करेगा और अपनी शक्ति को दिखाएगा और केंद्र का रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो ऐसी स्थिति में संघीय ढांचा कमजोर होता है। इसको लेकर के भी राज्यों में और केंद्र में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। एक मुद्दा है गवर्नर। दूसरा मुद्दा है वित्तीय स्वायत्तता। इसमें तो जीएसटी भी आ गया। भाई अगर केंद्रीय करों में राज्यों का राज्य कहते हैं कि भाई देखो, आप जब करों का वो करते हो, देखो जन कल्याण के कार्य कौन करते हैं? राज्य। खर्चा कौन करता है? राज्य। तो हिस्सा भी किसको मिलना चाहिए? ज़्यादा राज्यों को, लेकिन मिलता किसको? केंद्र को। राज्यों को 40% मिलता है, केंद्र को 60% मिलता है। तो बोला कि करों में राज्यों की जो भूमिका है, राज्यों का जो वितरण है, राज्यों का जो पार्ट है, उसको बढ़ा। एक ये बोलते हैं। दूसरा, केंद्रीय प्रायत योजना। केंद्रीय प्रायत योजना वो होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिनमें प्रशासनिक कंट्रोल केंद्र का रहता है, लेकिन राज्यों को उसमें फंड देना पड़ता है। तो राज्य बोलते हैं जब फंड हम देंगे तो हमारी योजना होनी चाहिए, इसलिए राज्य केंद्रीय प्रायत योजना की सहमति नहीं देते। आयुष्मान भारत योजना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आयुष्मान भारत योजना जब लागू की गई तो केवल केंद्र सरकार के भाजपा वाले राज्यों ने पहले लागू की, अदर राज्यों ने इसकी सहमति नहीं दी। बिकॉज उन्होंने बोला यार हम अपने यहाँ अलग से योजना चला रखे हैं, हम आपकी योजना क्यों मानेंगे? तो राज्य बोलते हैं कि हमें कुछ वित्तीय सहायता होनी चाहिए। इसके अलावा सेस और सरचार्ज ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि सेस और सरचार्ज आपको पता है राज्यों के साथ शेयर नहीं किए जाते, इसलिए राज्य इनकी मना करते हैं। तो इस मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती रहती। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हमारे संविधान में आर्टिकल 262 में एक बात बोली गई है। आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 में एक बात लिखी हुई है कि संसद विधि बना करके ऐसे मामले को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख कर सकती है जो नदी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। असली एक बात तो आपको समझ में आएगा कि नदी जल विवाद का मामला न्यायपालिका में नहीं जाता। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर हम तो देख रहे हैं कावेरी का मुद्दा भी वहीं पड़ा हुआ है, महानदी का भी मुद्दा वहीं पड़ा हुआ है न्यायपालिका। न्यायपालिका में दोस्तों निर्णय के लिए नहीं जाते, और निर्णय को लागू करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के अंतर्गत फुली जस्टिस की पावर दी गई है हमारी न्यायपालिका को, कि अगर कोई डिसीजन हो गया है, किसी जगह डिसीजन दे दिया गया, उसको लागू करवाने की अंतिम जिम्मेदारी न्यायपालिका की। इसलिए वो न्यायपालिका में निर्णय को लागू करवाने के लिए जाते हैं, ना कि निर्णय के लिए। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना। तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत अगर जैसे कोई नदी जा रही है, दो राज्यों के बीच में विवाद है,
दो राज्यों के बीच में विवाद है, मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहा है। कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार है और अगर सेंटर बीजेपी की सरकार, तो माना जाता है कि सेंटर कर्नाटक का पक्ष ले लेगा। तो इसलिए करके राज्य बोलते हैं भाई हमारे साथ पक्षपात क्यों करें, पानी की तो हमें भी उतनी ज़रूरत है। तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत हमारे संसद को पावर दी गई, वो कानून बना करके एक चाहे तो उन मुद्दों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से इसने पास किया। 1956 में संसद द्वारा कानून लाया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। लेकिन जो ये न्यायाधिकरण की प्रक्रिया है, जो ये न्यायाधिकरण की विशेषता की गई थी, इसमें दोस्तों कमी थी, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो नदी जल विवाद के अंतर्गत जो न्यायाधिकरण की विशेषता थी, इसकी संस्थागत और प्रक्रियात्मक कमी बताइए। संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल क्या स्ट्रक्चर में क्या कमी थी, और प्रक्रियात्मक इसके निर्णय में क्या कमी थी, इन कमियों को बताइए। 1956 के अंतर्गत जो नदियों के विवादों का निपटान करने के लिए जो नदी विवाद प्राधिकरण बनाए गए थे, इनकी क्या कमियां थी, इसको यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन किया गया। तो आपको पता है कि 1956 में पावर है किसको, संसद को, और 1956 में सरकार 262 एक्ट अनुच्छेद का यूज करते हुए संसद ने 1956 में एक्ट बनाया गया, और इसके अंतर्गत न्यायाधिकरण बनाए गए थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, वो कमी दिखती। संस्थागत कमी क्या थी, ये जितने भी अधिकरण होते थे ये अस्थायी होते थे, क्योंकि ये नदियों के आधार पर बनते थे। जैसे महानदी जल विवाद है तो महानदी अधिकरण हो जाएगा, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है तो कावेरी अधिकरण हो जाएगा, और जैसे ही विवाद अगर इसने डिसीजन दे दिया ये अधिकरण खत्म, इसने डिसीजन दे दिया ये अधिकरण खत्म। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर था। इसमें कमी ये थी कि जब अस्थायी होंगे तो निर्णय को लागू कैसे करवाएंगे। दूसरी बात, अलग अलग विवाद के लिए अलग अलग, अब आपको हर विवाद के लिए 50 नदियों का विवाद चल रहा है, 50 अधिकरण बनाने लग गए, और 50 अधिकरणों भर्ती करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इतने न्यायाधीश आपके पास है नहीं, पद रहेगा वैकेंट, और आप कभी डिसीजन नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनमें आपको देखा 20-20 साल तक डिसीजन चल रहे हैं। और विशेषज्ञता का इसमें आप बैठा देते हो न्यायाधीशों को। अब न्यायाधीशों को क्या पता कि कितना पानी आएगा, कितना सूखा पड़ेगा, कितना पानी कहाँ चाहिए, कितने पेड़ों को पानी चाहिए। न्यायाधीश तो केवल लॉ में विशेषज्ञ होते हैं, वो इंजीनियर थोड़ी ना होते। तो विशेषज्ञता के अभाव में अगर आप उनसे बोले कि डिसीजन दे दो, कैसे दे पाएगा। तो ये इसकी संस्थागत कमी थी। दूसरा, प्रक्रियात्मक कमी थी कि इसमें निर्णय लागू होने के लिए कोई सीमा नहीं थी, इसलिए 20-20 साल तक इसमें डिसीजन चलते रहते थे। दूसरा, मामले बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली थे। इसके अलावा निर्णय को लागू करवाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, और निर्णय स्वतः लागू नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता, और राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। और अगर मंत्रिपरिषद मान ले बीजेपी की, अगर वो डिसीजन बीजेपी सरकार के विरुद्ध में आया किसी राज्य में, तो वो कभी उसको नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाते, डिसीजन लागू ही नहीं होते, क्योंकि वोट बैंक की वजह से। क्योंकि आपको पता है अगर मान लें बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटक में, और कावेरी नदी का विवाद आने वाला है, और कावेरी नदी का डिसीजन मान लें कर्नाटक सरकार के विरोध में चला गया है, तो बीजेपी सरकार को दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सरकार ऐसा ही करती है। तो इसलिए इसमें यह कमियां थी। तो इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं मैंने बता दिया, पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इंटर रिवर अगर वाटर की बात करें तो ये कुछ कमियां थी, लेकिन अब इन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक नया एक्ट लेके आए थे, 2019 का एक्ट। और 2019 का ये एक्ट है दोस्तों, ये 2019 का जो एक्ट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस एक्ट ने बहुत सारे सुधार किए। सुधार सबसे पहले इसमें एक ऐसा एक्ट के अंतर्गत बोला गया कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी। सबसे पहले ये था कि इस एक्ट के अंतर्गत बोला गया कि जैसे पहले कमी क्या थी, विशेषज्ञता का अभाव है, तो इसमें बोला गया कि कोई डिसीजन होने से पहले कोई विवाद है, सबसे पहले इस कमेटी के पास जाएगा। 2 राज्यों में विवाद है तो इस कमेटी के पास जाएगा। इस कमेटी में इंजीनियर भी शामिल होंगे और विशेषज्ञ होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता और कुछ विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे, और इस कमेटी के पास ही बोला गया कि ये कमेटी जब इसके पास निर्णय जाएगा तो विदिन 1 साल में इसको डिसीजन देना होगा। अगर किसी कारण ज़रूरत है तो 6 महीना और बढ़ा, 18 मंथ में इसको डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रियात्मक सुधार हुआ नहीं हुआ, वहाँ तो कोई डिसीजन की टाइमिंग नहीं थी। दूसरा, इसके बाद इसमें एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जो हमारे 1956 की कमी थी कि वहाँ परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं था, उस कमी को इसमें दूर किया गया। तो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया कि बोला अगर मामला ये कमेटी देने में असफल रहती है किसी कारण से, तो मामला इसके पास जाएगा परमानेंट ट्रिब्यूनल के बाद। और ये ट्रिब्यूनल, ध्यान रखना, इस सारे जितने भी नदियों का मुद्दे हैं, जितनी भी रिवर डिस्प्यूट है, चाहे कावेरी, महानदी, गोदावरी, जितने भी डिस्प्यूट है, सबका एक ही ट्रिब्यूनल उसके डिसीजनों को सुनवाई करेगा। अलग अलग ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जाएगा, और ये ट्रिब्यूनल परमानेंट रहेगा। और ट्रिब्यूनल मामले की ये कहेगा कि ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसीजन होगा वो एक
अगर मैं बात करूँ ट्रिब्यूनल है, ये डिसीजन देगा। और ट्रिब्यूनल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इसके अतिरिक्त 3 न्यायिक सदस्य और 3 विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, और प्रत्येक बेंच में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न्यायिक प्रकार से होंगे। यानी कि ट्रिब्यूनल होगा, इसका स्ट्रक्चर यह है कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 विशेषज्ञ और 3 न्याय प्रक्रिया के सदस्य, अर्थात पूरी एक्सपर्टीज के साथ ट्रिब्यूनल्स काम करेगा। और ट्रिब्यूनल्स की बात भी है, इस ट्रिब्यूनल्स को टाइम दिया गया है कि आप भी ऐसे नहीं कि 20 साल तक डिसीजन लेके बैठे रहना, इसको समय दिया गया कि आप 2 साल के भीतर डिसीजन देना, आपको 2 साल विद इन 2 ईयर आपको डिसीजन देना होगा। अगर किसी कारण से आप डिसीजन नहीं दिए तो आप 1 साल और बढ़ा सकते हो, बड़ी थीरी है, आपको डिसीजन देना ही होगा। इसलिए जो नदियों के डिसीजन आज तक लागू नहीं हुए 20-20 सालों में, ये 3-3 साल में उसको सेटल कर देगा। इसलिए जो 1956 को जो एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो हम 2019 का एक्ट लेके आए, वो उसकी संस्थागत और प्रक्रियात्मक दोनों कमियों को दूर करने में सफल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, न्यायिक निर्णय, ध्यान रखना ट्रिब्यूनल के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होंगे, सभी को मानना एकदम बाध्यकारी है, उनके विरुद्ध अपील करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और ध्यान रखना ट्रिब्यूनल के डिसीजन के लिए अलग से नोटिफिकेशन लागू नहीं करना पड़ेगा, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया उसी दिन इंप्लीमेंट। इसके अलावा डाटा कलेक्शन बैंक, सरकार प्रत्येक नदी का डेटा कलेक्ट करेगी, सच में पानी कितना जाता है, किसको कितना यूज होता है, ताकि वो विवादों का निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इसलिए ध्यान रखना आप लोग दोस्तों कि ये एक क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से 1956 के एक्ट में जो कमियां थी उनको 2019 के संशोधन ने दूर किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। अब एक आपका मामला आता होगा, सर ये न्यायपालिका कैसे इसमें टांग अड़ाती है। तो दोस्तों न्यायपालिका नॉर्मली इसमें किसी मामले नहीं जाता, लेकिन हाँ आर्टिकल 136 के अंतर्गत न्यायपालिका को स्पेशल लीव पिटीशन का अधिकार है। अगर कोई निर्णय है तो स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत न्यायपालिका इसमें क्या करती है, सुनवाई करती है, और आर्टिकल 142 के अंतर्गत वो विशेष पावर का यूज करते हुए उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। ध्यान रखना। अतः जल विवादों के लिए ये बात सही है कि ये स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत आप न्यायपालिका में जा सकते हो, नॉर्मल पिटीशन के अंतर्गत आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। और इसलिए थोड़ा बहुत ये है कि अगर कोई प्राधिकरण का निर्णय अगर नहीं पसंद है तो न्यायपालिका में जा सकते हैं, बट बहुत कंडीशन उसमें इतनी ज़्यादा है कि हर कोई पहुंच नहीं पाएगा। और न्यायपालिका विवादों को निपटान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में बनाई गई थी हालांकि, और इस आधार पर काम चल रही है। तो एक चीज़ आपके समझ में आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आप चाहो तो लिख सकते हो, क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिखो नदी जल विवाद व्यवस्था या नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की संस्थागत प्रक्रियात्मक कमियों को बताते हुए 2019 मतलब जल विवाद निपटान अधिनियम 2019 के महत्व को बताइए। यह हो सकता है कि 1956 की जो कमियां हैं उनको 2019 का एक्ट कैसे दूर करता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन कैसे भी घूम पड़ा कुछ भी है उसका कंटेंट यही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक जगह हमने क्वेश्चन पूछा होगा कि कई लोग नए राज्यों की मांग का रिस्पोर्ट आता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नया राज्य बन रहा है तो इससे संघीय ढांचा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि नए राज्य बनने वाला संघ राज्य स्वायत्त होंगे, और जितना ज़्यादा कोई राज्य ऑब्वियसली राज्य बनेगा तो स्वायत्तता बढ़ेगी उसकी। तो इसलिए नए राज्यों का बनना संघीय ढांचे के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डी वासु ने बात बिल्कुल सही कि नए राज्य अगर बन रहे तो इस बात का संकेत है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि राज्य संघ सरकार अपनी शक्तियों को शेयर तो कर रही है, पहले 28 के साथ करती है, अब 29 के साथ करेगी। इट्स मीन्स कि संघीय ढांचा ज़्यादा मजबूत होता है और राज्यों को ज़्यादा शक्ति। अब देखो एक चीज़ आपसे पूछे कि नए राज्यों को लेकर के जो मांग आती है इसके पक्ष और विपक्ष क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नए राज्य इसलिए लगाए जाते हैं कि नए राज्यों की एक तो लोकतांत्रिकरण बढ़ता है, यानी कि बात सही है। जैसे पहले आप अगर बात करोगे यूपी है, पहले यूपी इतना था कि उत्तराखंड भी उसी में आता था और यूपी में आता था। अब बेचारे उत्तराखंड वालों को लखनऊ पहुंचने में बहुत दिन लगते थे,
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए बहुत दिन लगते थे। तो इलाहाबाद से उत्तराखंड का कंट्रोल करना आसान नहीं था, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली या यहाँ के लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए हमने उत्तराखंड को अलग कर दिया। तो एक तो डेमोक्रेटिक कि जितना ज़्यादा प्रशासन जनता के नज़दीक रहेगा वो उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहेगा। दूसरा प्रशासनिक, ऑब्वियसली पंजाब और हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से संभलता नहीं था, इनको दोनों को अलग कर दिया। भौगोलिक समरूपता, अगर मान लें कोई क्षेत्र अगर कृषि, मौसम और भौगोलिक दृष्टि से अगर अपना अलग रखता है तो उसका विभाजन कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। और सांस्कृतिक पहचान, अगर कोई राज्य की अपनी अलग से पहचान, जैसे नागालैंड की, जैसे मिजोरम की, जैसे मणिपुर की, तो उसकी अलग से अगर हम विभाजित करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष में कि क्या सच में ये बात सही है कि सिर्फ प्रशासनिक कुशलता आती है अगर हम विभाजित कर देते हैं? तो भाई हमने छोटे राज्य तो नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए थे, लेकिन आज तक वो तो प्रशासनिक कुशल तो नहीं हो पाए। आजकल वहाँ तो दंगे वंगे होते रहते हैं। दूसरा, आर्थिक प्रशासनिक दबाव बनता है। अगर छोटे राज्य बनेंगे, उनकी अलग से राजधानी बनेंगी, जैसे अभी तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग बनाया, बेचारा तेलंगाना की अब तक राजधानी नहीं बन पाई, ठीक है ना, वहाँ अलग से एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़ेगा, अलग बहुत सारी चीज़ आएंगी। इसके बाद आपस में दो विवाद, अब दो राज्य अलग होंगे तो हो सकता है उनमें कुछ सीमा को लेकर विवाद हो जाए, उसमें हो सकता है कोई नदी जाती हो, तो अब आज तक तो एक ही में थे, अलग होंगे तो लड़ाई हो जाए, तो नदी जेल विवाद, क्षेत्र विवाद, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इसलिए राज्यों को बढ़ाया जाना थोड़ा तार्किक हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारतीय संघीय ढांचे में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, तो वो आप जानते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे में जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि आप विधायी तरीका से बता सकते हैं, प्रशासनिक तरीका से बता सकते हैं और सब तरीका से बता सकते हैं, क्योंकि केंद्रीकरण मतलब जहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। पिछले वीडियो हमने इसको डिटेल से बता दिया गया। अगर संघीय ढांचे की वर्तमान स्थिति देखें तो बहुत संघीय ढांचे में वर्तमान समय में संघीय ढांचा ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। क्यों? कि राज्यों की स्वायत्ता ज़्यादा बढ़ी। क्यों? क्योंकि नीति आयोग है, उसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ी है। पहले केंद्र योजना आयोग था जिसमें राज्यों की कोई भागीदारी नहीं थी। इसके बाद जीएसटी परिषद है, इसमें राज्यों की भागीदारी है, राज्यों की बिना अनुमति से कोई डिसीजन नहीं हो सकता। 356 का कम यूज होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है। तो न्यायपालिका द्वारा 356 का दुरुपयोग को रोक दिया गया है, इसलिए 356 दुरुपयोग नहीं होता, अर्थात राज्यों की स्थिति रहती है। सरकारी और वर्तमान में सहकारी संघवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में संघीय ढांचा हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टेस्ट टॉपिक को कर लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में अभी हम जिन मुद्दों को देख रहे थे, इन मुद्दों को लेकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग आयोग आए थे, जिसमें एक सबसे फेमस आयोग था जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी केंद्र को लेकर के, सरकारी आयोग। आप सभी ने सुना होगा सरकारी आयोग। इसकी ये अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति रंजीत सरकारिया के द्वारा, और 9 जून 1983 को इसका गठन किया गया था, और उसने जनवरी 1988 के समथिंग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी अगर अनुशंसाएं देखें 3 लेवल पर उसने अपनी रिपोर्ट दी कि एक तो संघ भी शक्तिशाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और छोटे राज्यों के हितों के लिए। वो राज्यों की स्वायत्ता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संघीय ढांचे के लिए। और दूसरा, सहकारी संघवाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन कल्याण और देश का विकास करना है, तो राज्यों की बिना केंद्र की और राज्यों के सहयोग से ऐसा नहीं हो पाएगा। इन 3 मुद्दों के आधार पर सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। पहला आपको ध्यान होना है, सरकारी आयोग किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंध है। यूपीएससी ने भी 3 बार पूछा है, स्टेट पीसीएस की दुनिया की सारी एग्जामों में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन आता हर बार। अब इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? इसकी रिकमेंडेशन को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि रिकमेंडेशन को लेकर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो शक्तिशाली, पावरफुल क्या होना चाहिए? संघ। इसने बोला संघ भी पावरफुल होना चाहिए, इसलिए क्या बोला कि केंद्रीय नियोजित योजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राज्य, कई छोटे राज्य वो योजना नहीं चला पाते, तो कम से कम केंद्र की योजना से वो काम तो कर लेते हैं। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाएं जरूरी है, आईएएस आईपीएस, बिकॉज क्योंकि केंद्र के स्टेट गवर्नमेंट अपने आदमियों को इस तरीके से ट्रेंड करता है कि वो करप्शन, मतलब उनका प्रशासन अच्छा नहीं चला पाता, इसलिए सेंटर कम से कम अच्छे आदमी भेज तो देता है प्रशासन के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव में रात दिन का अंतर होता है। अगर आप देखोगे कभी 2 गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट की आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको वर्क कल्चर एकदम ढीली सी, और लोग थोड़ा अनप्रोफेशनल टाइप में ज़्यादा देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर चाहोगे डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा देखेगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा देखेगा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव। इसके अलावा बोला राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार, राज्यपाल संघ का एजेंट भी तो है। ध्यान रखना, प्रोविजन याद रखना। इसने बोला राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। आपातकालीन प्रावधान इसने बोला बने रहना चाहिए। संघ सरकारों को सीधे केंद्र सैनिक बल भेज सकती, ध्यान रखना। संघ सरकार जैसे सीआईएसएफ वगैरह कभी कभी राज्यों की, जब कोई राज्य पे काम नहीं संभल पाता तो वो सीआईएसएफ सीआरपीएफ भेजती है, तो कई राज्य बोलते हैं यार इनको मत भेजा करो, हमारी पुलिस की पावर कमजोर हो जाती है। इसने बोला भाई भेजना जरूरी है, राज्य संभलने वाली बात नहीं है।
जैसे नक्सलवाद एरिया तो पुलिस से थोड़ा समझ लेगा, वो तो वहाँ से ऐसे भेजनी पड़ेगी, सीआरपीएफ भेजनी पड़ेगी, तो इसलिए बोला। लेकिन इसने एक चीज़ बोली कि बिना राज्यों की सहमति, इसने राज्यों की सहमति जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इसने बोला कि देखो हमने शक्तिशाली संघ के साथ राज्य भी स्वायत्त होना चाहिए। क्या? एक तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, ध्यान रखना इसी की रिकमेंडेशन के बाद पहली बार 89 में हमने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन के बाद? सरकारी समिति, सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन। दूसरा इसने बोला राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति है, इसलिए राज्यपाल का उस राजनीति से वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए ताकि वो बीजेपी का काम करे, कांग्रेस का कांग्रेस का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्वायत्त, समकक्ष, निष्पक्ष, ईमान वो होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना, ये कंडीशन ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने पूछा है एक बार। दूसरा राज्यपाल को बिना कारण 5 वर्ष पूर्व नहीं हटाना चाहिए। इसने एक बात बोली कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि जब मन आया राष्ट्रपाल को हटा दिया, जब विपक्षी सरकार आई पहले वाली सरकार के सारे हटा दिए। तो बोला है कि अगर 5 साल से पूर्व पहली बात तो नहीं हटाना चाहिए, अगर हटाए तो सरकार को लिखित रूप से संसद में उसके कारण को बताना होगा। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही करें, ऐसा नहीं कि आज मन किया कल कर दिया। राज्यों को अत्यधिक वित्तीय शक्ति दी जानी चाहिए। सेस और सरचार्ज है, इनको हर किसी में नहीं लगाना चाहिए, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तभी लगाया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार हर चीज़ में सेस और सरचार्ज को लगा देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास जो विधेयक रखा जाता है उसको राष्ट्रपति 2 साल, 4 साल, 5 साल तक पारित नहीं कर पाता तो विधेयक पेंडिंग रह जाता है। इसने एक कंडीशन लगाई कि राष्ट्रपति को 4 महीने के अंतर्गत उसमें डिसीजन दे देने चाहिए। ये इसकी सलाहें थी, किसकी? सरकारी आयोग की। इसके अलावा सहकारी संघवाद के लिए इसने त्रिभाषा फॉर्मूला बोला कि 3 भाषा फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अंतर्राज्यीय परिषद को गठन किया जाना चाहिए, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, और नदी जल विवादों को निपटान करने के लिए न्यायाधिकरण के निर्णयों को बाध्यकारी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये निर्णय ये लागू हो चुका है 2019 के एक्ट के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद लागू हो चुकी है, ये हमने बना दिया। त्रिभाषा फॉर्मूला भी हमने लागू कर दिया कई जगह, ये हो गया। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन सरकार ने मानी है और उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा 2006 में, जब 2005 में नई सरकार आई तो नया 2007 में, ये 2006 के अंतर्गत बैठा, 7 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो 7 में आया पुंछी आयोग। पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्यों के बीच में, ये पूर्व राष्ट्र जो सीजीआई थे मदन मोहन पुंछी, उसने अध्यक्षता में ये आयोग बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने कई मुद्दों पर रिपोर्ट बनाई अलग अलग, ध्यान रखना वो पॉइंट याद रखना। एक तो इसने बोला लोकल इमरजेंसी, इसने बोला जैसे सांप्रदायिक हिंसा या सामाजिक संघर्ष होगा, ऐसी स्थिति में पूरे राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल करने से अच्छा है उस जिले में कुछ आपातकाल लगा दो, पूरे राज्य मत लगाओ, ताकि राज्य की विधानसभा कार्यपालिका बनी रहेगी, इससे 356 का मिसयूज नहीं होगा। तो लोकल इमरजेंसी की रिकमेंडेशन किसने दी थी? पुंछी आयोग ने। दूसरा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसने बोला कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्य स्थिति में उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने वाला होता है, उसकी नॉर्मली हम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को गठबंधन की सरकार हो और किसी को बहुमत नहीं मिला तो राज्य गवर्नर है वो थोड़ा मनमानी नहीं करेगा, कुछ मापदंडों को फॉलो करेगा। कैसे? कि जो चुनाव से पहले का गठबंधन है उसको पहले बुलाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले जो गठबंधन बनता है वो विचारधाराओं के आधार पर बनता है, और चुनाव के बाद जो गठबंधन बनता है वो लाभ के लिए बनता है। ठीक है ना? तो इसलिए चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आमंत्रण दे दे, अपने पक्ष को आमंत्रण दे दे। जैसे बीजेपी को आमंत्रण दिया गया था महाराष्ट्र में पहले, तो फडणवीस बना दिया, 48 घंटे बाद फडणवीस को हटना पड़ा। तो ऐसा मिसयूज नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद, इसके बाद अगर गठबंधन मान लो चुनाव से पूर्व वाले गठबंधन नहीं बना पा रहे सरकार, तो चुनाव के बाद जो गठबंधन बनाए वो सरकार बनाए। राज्यपाल की नियुक्ति ध्यान रखना, इसने बोला राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन एक कमेटी देनी चाहिए। कौन कमेटी? जिसकी अध्यक्षता पीएम करें, होम मिनिस्टर हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, संबंधित राज्य का सीएम हो, और आवश्यकता पड़ने पर उपराष्ट्रपति भी इसमें हो। एक कमेटी बनाए, वो एक कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसके पास उसका राष्ट्रपति, ताकि राज्यपाल थोड़ा स्वायत्त हो। अब क्या है, राज्यपाल को सरकार बनाती है, सरकार का एजेंट बन के घूमता रहता है। और राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जिसका लोकल पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन हो, नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखा है आपने प्रसाद पर्यंत। इन्होंने बोला कि प्रसाद पर्यंत वाला कभी भी मन को हटाने नहीं होता। इसने बोला कि राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाने से अच्छा है कि उसको राज्य विधानमंडल हटाए, ताकि राष्ट्रपति मिसयूज ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, मतलब केंद्र सरकार के माध्यम से काम। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार मिसयूज करे पावर, तो उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि राज्य विधानमंडल द्वारा उसको महाभियोग के माध्यम से हटाना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों में अंतर रखना। सरकारी आयोग ने बोला राष्ट्रपति ही हटाएगा,
लेकिन कारण बताएगा। यहाँ बोला राष्ट्रपति नहीं, यहाँ राज्य विधानमंडल हटाएगी। राष्ट्रपति के लिए इसने बोला कि राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक रखे जाते हैं वो 6 महीने में डिसीजन होना चाहिए। और राज्यों की स्वायत्ता के लिए राज्यपाल विश्वविद्यालय का चांसलर नहीं होना चाहिए। और केरल इसका सबसे बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। केरल में जो राज्यपाल वाइस चांसलर है, जो राज्यपाल चांसलर है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का, तो केरल विधानसभा एक एक्ट लेके आई है कि इनको हटाया जाएगा। मतलब हम यहाँ से हटाना चाहते हैं इनको कि राज्यपाल है गवर्नर के रूप में यूनिवर्सिटीज़ के ना रहे। तो केरल बेस्ट एग्जाम्पल अभी चल रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर बोला गया कि केवल संसद सामान्यतः, ऐसा नहीं कि हर समवर्ती सूची के पे कानून बनाने लग जाए। इसने बोला कि सामान्यतः सारे समवर्ती के सूची के जो कानून है वो राज्यों के द्वारा बनाए जाना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत है और राष्ट्रीय महत्व का है तब राष्ट्रपति उसको बना सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि करने से पूर्व राज्यों की सहमति लेनी चाहिए। जैसे आप बांग्लादेश से नदी जल विवाद समझौता कर रहे हो तो बांग्लादेश से नदी जल विवाद समझौता करते टाइम बंगाल की सहमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो नदी बंगाल से होकर जाती है। तो राज्यों की स्वायत्ता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए इसने बोला है कि देखो केंद्र सशस्त्र को यानी सशस्त्र बलों को ध्यान रखना, जब CRPF CSF लगाया जाए तो राज्यों की सहमति ली जाए। वही जैसा कि उसने बोला है सरकारी आयोग ने उस तरीके से। और राष्ट्रीय एकता पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे 6-7 करके इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इस तरीके से था। अब आपके समक्ष एक चीज़ और आएगी कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और फेडरल डिस्प्यूट सिस्टम कैसे डायनामिक है। अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल देखना, यानी कि अगर हम देखें इसका थोड़ा सा, हालांकि ऑप्शनल वाले स्टूडेंटों को क्वेश्चन पूछा गया PSIR में कि कैसे भारतीय राजनीतिक दलीय विशेषता हमारी पार्टी सिस्टम को बदलती है। ये शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि पार्टी सिस्टम कैसे, वो मैंने बता दिया आपको कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में वो कैसे हमारे संघीय ढांचे को बदलती है। तो उसी के बारे में बोला गया कि देखो जब ज्वाइंट सरकार बनी, ज्वाइंट सरकार बनने के बाद राज्यों की स्वायत्ता ज़्यादा बढ़ गई, राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। बिकॉज क्योंकि ज्वाइंट सरकार केंद्र में बनने से जो दल थे केंद्र सरकार में वो राज्यों के दल थे, इसलिए राज्यों की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर आप इनको देखें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इनको कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्री के लिए, जो मेंस के लिए, हर जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघीय ढांचा, उसको हमने पॉलिटी के इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। इससे जुड़ा हुआ अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो उसको, कोई विवाद है, मतलब कोई विवाद नहीं, कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा ये नोट्स आप ओपन करना, इधर हमारे वीडियो ओपन करना और इधर एक स्टैंडर्ड बुक रखना, तब इसको पढ़ोगे आपका ये टॉपिक, और ध्यान रखना जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ आपको बोली जाए उसको ज़्यादा गहराई से सुनना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे जुडिशरी, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम जुडिशरी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट होगी। 2 टॉपिक बच रहे हैं, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, और एक टॉपिक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन बॉडी। उनके क्वेश्चन हालांकि हमने प्री के क्रैश कोर्स में आई जाएंगे, लेकिन उनको एक बार और पढ़ा दें। तो लगभग 4 से 5 वीडियो हम पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे आपकी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हम क्वालिटी की वीडियो डालते रहेंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉलिटी की ये वीडियो जरूर देखें और इनको अच्छी तरीके से फॉलो करें। आपके महासीरीज का ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपसे हमारी प्री के क्रैश कोर्स, घटना चक्र, CSET, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। आपकी प्री मेंस सबकी तैयारी हम करवा रहे हैं। देखो इकोनॉमी आपका हो गया, पॉलिटी का 4-5 वीडियो हो जाएगा, है ना। ज्योग्राफी आपका चला दिया, इसके बाद हम हिस्ट्री चलाएंगे और IR के वीडियो हम आपको दे दी जाएंगे। इस तरीके से हमारा टारगेट है कि फरवरी या हम 15 फरवरी तक आपके 5 सब्जेक्ट हो जाए, तो आपका एक तरह से लगेगा कि अब काफ़ी % सिलेबस हो चुका है। बाकी हम और वीडियो डालते रहेंगे, बाकी आपको प्री पे फोकस हो जाना है। और प्री के लिए हमने प्री क्रैश कोर्स चला दिया गया, जिसमें वीक में हम 4 वीडियो रखेंगे, 4 वीडियो एक सब्जेक्ट के, 4 एक सब्जेक्ट के वीडियो रखेंगे, ताकि आपके पास ज़्यादा ना हो। 4 वीडियो ही डालेंगे और कभी टाइम है तो 4-4 वीडियो देखते रहिए। उसमें कम से कम 20-25 वीडियो आपको पॉलिटी के मिलेंगे, 10 से 15 वीडियो आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, 10 वीडियो आपको ज्योग्राफी मिलेंगे, 10-12 और हो सकते हैं, कुछ ऐड करेंगे। और इसके अलावा PT 365 पढ़ने से अच्छा है कि हम पीजन की मैगजीन जो डिटेल से पढ़ रहे हैं उससे बाहर PT 365 जाती नहीं है, हालांकि हम देख लेंगे लास्ट टाइम पर। लेकिन बीजन की मंथली मैगजीन को बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के साथ जो जोड़ के आपको बताया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि उनको क्वेश्चनों के साथ जोड़, उसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए, आपसे रिक्वेस्ट है उन क्वेश्चनों को लिखें। इसलिए तो अच्छे से समझ के आपकी पॉलिटी चीज़ करेंगे तो लगभग जल्दी ही हम इसको खत्म कर देंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अच्छे से इनको करें। शायद इसमें हमारे राष्ट्रपति वो है, वो हमने पहले पढ़ा दी, तो उनको हम ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके होंगे आपके साथ। तो आप सभी से निवेदन है कि इनको अच्छे से देखें, समझें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली आंसर राइटिंग करते रहिए ताकि आप बेहतर तरीके से ये कर सकें। और अगर किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। कोई चीज़ अगर किसी प्रकार का, इस बार हमारा टारगेट है कि 2023 के लिए हम केवल हमारे नोट्स होंगे। अगली बार हम जब 2023 के बाद अगली बार चलाएंगे तो अगली बार हम प्रिंटेड नोट्स के साथ आपको शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें और ऐड करेंगे हम नोट्स में। अभी तो हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल है वो आपको साथ हम शेयर करें। नेक्स्ट टाइम से हम और भी चीज़ ऐड करेंगे ताकि आप करें, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इनको देखें। थैंक यू।